हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। माय नेम इज अंशुल गुप्ता। मैं आईआईटी रुड़की से हूं एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेव ऑप्टिक्स। दिस इज अ रिवीजन लेक्चर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स जिनको बहुत कम टाइम में दोनों एग्जाम फेस करने हैं। और आज हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सारे कंसेप्ट्स और उनकी एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली एक सिंगल प्रिंसिपल पर बेस्ड है और वो सिंगल प्रिंसिपल ये है कि अगर दो वेव्स अलग अलग पाथ से एक पॉइंट पर आके मिलती है, इस पॉइंट पर आके दोनों वेव्स मिलती हैं, तो अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो यहां पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना जरूरी नहीं है। बस इतना सा ही प्रिंसिपल है। इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना जरूरी नहीं है। ये I1 प्लस I2 हो सकता है, I1 माइनस I2 हो सकता है और किसी केस में 0 भी हो सकता है। सारी कहानी बस इतने से बात की है। और कैसे पता चलना है कि यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इस पर डिपेंड करेगा कि जब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर पहुंची तो ये किस फेज में थी। समझ में आ रही बात? ये दोनों किस फेज में थी। बच्चों, आई होप फेज का मतलब आप जानते हो। अगर कोई वेव x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखता हूं मैं, तो ये जो साइन के अंदर का टर्म होता है इसको बोलते हैं फेज। ये दोनों वेव अलग अलग रास्ते से आ रही है, अलग अलग पाथ ट्रेवल करके आ रही है। तो इस पॉइंट पर जब ये कंबाइन होंगी तो हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर इनके बीच फेज डिफरेंस, जिसे आप लोग डेल्टा फाई भी लिखते हो और कई केसेस में फाई भी लिखते हो, तो कंफ्यूज मत हुआ करो बच्चों। दोनों का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस। अगर आपको दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस मिल जाए तो आप उनकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? एसएचएम में हमने पढ़ा था, अगर दो एसएचएम कंबाइन होते हैं तो नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, where phi was the phase difference between the SHM। वेव्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। वेव्स भी पार्टिकल को SHM में मूव कराती है, फील्ड को SHM में मूव कराती है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। और एक चीज और याद कर लो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, किसी भी वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। यानी इंटेंसिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैं बड़ा अच्छी फॉर्म दे सकता हूं, एंड द फॉर्म विल बी नेट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। इस सिंगल फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू टोटली किस पर डिपेंड कर रही है? दोनों वेव्स के बीच के फेज डिफरेंस पर। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी बच्चों? जब cos phi की वैल्यू +1 हो जाएगी। +1 मतलब इट विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब जाएगी बच्चों? जब cos phi की वैल्यू -1 हो जाएगी। उस केस में इट विल बी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बस एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि फेज डिफरेंस कॉजेज द रिजल्टिंग इंटेंसिटी, और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना अगर सीख लिया तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हर केस में कैलकुलेट कर लोगे। एक चीज और, अगर ये I1 और I2 दोनों सेम है, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, तो I नेट का फॉर्मूला बदल के 2I0 1 प्लस cos phi बन जाएगा। और इसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। इसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी जब cos phi को 1 पुट करेंगे 4I0, और मिनिमम जाएगी जब cos phi को -1 पुट करेंगे 0। तो अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। पूछने के तरीके अलग अलग है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन, अपने खुद के हाथों से लिख लो।
स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट भूल जाते हैं लोग। हाथ से लिखोगे तो डेफिनेटली याद रहेगा 15 दिन बाद। ओके, तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज नोट इट डाउन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू नीड मोर टाइम, बट इस फॉर्मूले को हमें आगे यूज करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं जो सबसे कॉमनली आस्क्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसको बोलते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है, अगर कंसेप्चुअली आप सोचो इसके बारे में। किसी ने बोला कि लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बहुत मुश्किल है। लाइट का जनरेशन एक बहुत ही रैंडम प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन्स हीट अप होते हैं, एनर्जी पाते हैं, और जब कूल डाउन होते हैं तो उस एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एक्सपेल कर देते हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को दो बल्ब्स में एक जैसे नहीं किया जा सकता। तो लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बहुत मुश्किल है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं ना, एक सिंगल सोर्स लेते हैं S, और उसकी लाइट को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे यूजिंग टू स्लिट्स S1 एंड S2। यहां से लाइट निकली और इन दो में बट गई, S1 एंड S2। और अब इन दोनों सोर्स से सेम इंटेंसिटी की लाइट इस स्क्रीन पर पहुंची। तो सबने तो सोचा था कि I0 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, पूरी स्क्रीन पे 2I0 इंटेंसिटी होगी। बट वेव्स के बारे में हमने अभी अभी क्या सीखा कि I0 प्लस I0 2I0 होना जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पर इंटेंसिटी 4I0 देखी गई और कुछ जगहों पर इंटेंसिटी 0 भी थी। इनफैक्ट अगर मैं रफली एक ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी का, तो वो कुछ ऐसा था देखने में। कुछ जगहों पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी 4I0 और कुछ जगहों पर इंटेंसिटी 0 थी। जो मैक्सिमम वाले पॉइंट थे उसको मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज बोला गया, और जो मिनिमा वाले पॉइंट थे उनको मिनिमा या डार्क फ्रिंज बोला गया। और सबसे जरूरी चीज, दो मिनिमास के बीच के गैप को या दो मैक्सिमास के बीच के गैप को क्या बोला गया? फ्रिंज विड्थ। अब तुम्हारा काम है, या मेरा काम समझ लो, ये फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना और कहां पर मैक्सिमा आएगा कहां पर मिनिमा आएगा ये करेक्टली प्रेडिक्ट करना। बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस फ्रिंज विड्थ को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, हम मैक्सिमा को कैसे ऊपर खिसका सकते हैं, कैसे नीचे खिसका सकते हैं। इतना सा ही थ्योरी है। इज दैट क्लियर? इस फ्रिंज विड्थ की वैल्यू लैम्डा L बाई डी आएगी। थोड़ी देर में कैलकुलेट भी कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब में। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी। इसमें L is the distance between the screen and the slits and D is the distance between the slits. The general approximation here is D is very less than L and lambda is very less than D. और इस approximation के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि the experiment will do wonderful if this ratio is maintained. Experiment super successful होगा अगर D जितना L से छोटा है, लैम्डा उतने ही रेशियो में D से छोटा हो। यानी मैं बोल सकता हूं कि D स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा L हो, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसका वर्किंग अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? वर्किंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ YDSE एक्सपेरिमेंट। सबसे जरूरी रिजल्ट आएगा फ्रिंज विड्थ, और वर्किंग के लिए जो अप्रोक्सीमेशन हम मान के चल रहे हैं वो है D स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा L। इज दैट क्लियर? हमेशा ये ट्रू नहीं होता, पर इसकी वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि सर फ्रिंज विड्थ कैसे आई और हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरा मैक्सिमा कहां बन रहा है या दूसरा मिनिमा कहां बन रहा है। उसकी जगह, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और बस अगली स्लाइड में मैं वही समझाऊंगा। कैलकुलेटिंग फ्रिंज विड्थ इन YDSE। अब थोड़ी सी मैच कर लेते हैं। मान लो स्क्रीन पर एक रैंडम पॉइंट चूज किया, सेंटर से Y हाइट ऊपर। मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? S1 से जो लाइट पहुंची इस तक, इसको P बोल दिया, और S2 से जो लाइट पहुंची इस तक, इन दोनों में
कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस कितना है। क्यों, अभी बताते हैं। बच्चों, कोई भी वेव खुद को लैम्डा पाथ लेंथ के बाद रिपीट करती है, अपनी खुद की वेवलेंथ के बाद वेव खुद को रिपीट करती है। और कोई भी साइन का फंक्शन खुद को 2 पाई एंगल या 2 पाई फेज के बाद रिपीट करता है। तो याद कर लो कि लैम्डा का पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड करता है 2 पाई के फेज डिफरेंस पर। तो 1 मीटर का पाथ डिफरेंस किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2 पाई बाई लैम्डा को। और डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस किसको करस्पॉन्ड करेगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर आपको पहले से आता है अच्छी बात है, नहीं तो अब से याद रखना है। इट्स नॉट वेरी टफ। एक साइड में कॉपी के लिख के छोड़ दो। ओके, अभी लिख के छोड़ दो, भूलना नहीं है अगर नहीं आता तो मैं क्या बोल रहा था कि y हाइट ऊपर P पॉइंट पर दोनों जगह से लाइट पहुंचेगी। तुमको भी दिख रहा होगा कि इधर की लाइट से ज्यादा डिस्टेंस तो चल रही है। वो जो ज्यादा डिस्टेंस चल रही है उसको हमने मान लिया डेल्टा एक्स और इस एंगल को मान लिया थीटा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दिख जानी चाहिए। कितनी आएगी? इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस है d, परपेंडिकुलर निकालना है, तो डेल्टा एक्स हो गया d साइन थीटा। किसी ने बोला कि यह एंगल बहुत छोटा है, आप d tan थीटा भी लिख दोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। और फिर किसी ने बोला कि सर अगर इसको थीटा मान रहे हो तो सही बताएं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, लगभग। मैं सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर सकता हूं, हालांकि फिगर में बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों ट्राइंगल का एक एंगल कॉमन है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम, तो तीसरा एंगल भी सेम आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू में यहां से पुट कर रहा हूं कितनी? d इंटू वाई बाई एल। और हेंस द फेमस फॉर्मूला कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आती है? वाई डी बाई एल। आई नो आप बोलोगे कि सर हमें तो याद था, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कई बार ये पता होना चाहिए कि चीजें आई कहां से। भले ही टाइम कितना भी कम हो, ये पता होना चाहिए कि ये डेल्टा एक्स कहां से आया। अब सीधी सी बात है, ये डेल्टा एक्स क्या कॉज कर रहा है? फेज डिफरेंस। ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है, आई होप आपने। डेल्टा एक्स की वजह से फेज डिफरेंस है और फेज डिफरेंस की वजह से बच्चों क्या होता है? मैक्सिमा बनता है या मिनिमा बनता है। कैसे बनता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखे थे, 2I0 1 प्लस कॉस फाई। मैक्सिमा तब बनेगा जब रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, 4I0 होगी। और वो कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू +1 होगी। और cos फाई +1 कब होगा? जब फाई 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा या 720 डिग्री होगा। cos बच्चों इन सब पे 1 आता है, तो अपन तो रेडियंस में लिखने की बात करेंगे। 0 2 पाई 4 पाई ... 2n पाई। ओके बच्चों, कितनी भी बार आप टीचर को ये एक्सरसाइज करते देख लो, जब तक एक बार खुद से नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। अब अगर फाई की वैल्यू 0 है तो फिर डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? हमने फॉर्मूला लिखा था फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना होगा बच्चों? फाई 0 तो डेल्टा एक्स 0, फाई 2 पाई तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स लैम्डा। फाई 4 पाई तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल और डेल्टा एक्स 2 लैम्डा। ये आ गया n लैम्डा। और अगर डेल्टा एक्स पता है तो आपको y की वैल्यू मिल जानी चाहिए। कितनी y की वैल्यू मिलेगी? इसको उठा के यहां पे पुट कर दो। डेल्टा एक्स 0 तो y की वैल्यू 0, मतलब एकदम y की वैल्यू 0 पर क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमा। हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, उसमें भी मैक्सिमा बनाया था। y इक्वल टू इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा एल बाई डी पर भी मैक्सिमा बनेगा और 2 लैम्डा एल बाई डी पर भी मैक्सिमा बनेगा। और इस तरह चलते जाएंगे 2n लैम्डा एल बाई डी पर भी मैक्सिमा बनेगा।
किसी ने बोला कि ये लैम्डा एल बाई डी अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो क्या करेंगे, इसको एक दूसरा नाम दे दें। दूसरा नाम क्या, 0 बीटा 2 बीटा डॉट 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 एन बीटा। समझ में आई बात। और बीटा क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो मैक्सिमा कहां कहां होंगे, अगर 0 पर है तो एक फ्रिंज विड्थ ऊपर दूसरा मैक्सिमा होगा, दूसरी फ्रिंज विड्थ ऊपर तीसरा मैक्सिमा होगा, तीसरी फ्रिंज विड्थ ऊपर चौथा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। और अब से आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस फ्रिंज विड्थ के बारे में सोचते जाओ। फ्रिंज विड्थ ऊपर गए तो अगला मैक्सिमा, फ्रिंज विड्थ नीचे आए तो अगला मैक्सिमा। समझ में आई बात। अगर आपको सारे मैक्सिमास की पोजीशन निकालनी आती है तो आपको सारे मिनिमास की पोजीशन भी बड़े आराम से पता चल जाएगी। करके दिखा देता हूं, और इसको नोट डाउन कर लो एक बार, मैक्सिमा की पोजीशन कैसे निकालनी है। जब हम जल्दी जल्दी में करेंगे, तीसरे मैक्सिमा को चौथे मिनिमा से इक्वेट कर दो तो तुमको फटाफट करने होंगे। अभी करके भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसको नोट डाउन कर लो, हाथ से नोट डाउन करना बच्चों। अगर मिनिमास मैंने कैलकुलेट कर दिए तो फिर आप कंसेप्ट मिस कर सकते हो। तो मैंने मैक्सिमा के लिए समझाया है, मिनिमा के लिए खुद से सोचो। इंटेंसिटी कितनी थी, I0 2 I0 1 प्लस cos फाई। मिनिमा कब होगी, ये मिनिमम कब हो जाएगी, जब cos फाई की वैल्यू -1 हो जाए। और cos फाई बच्चों -1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई या 180 डिग्री या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई। क्या लिख सकते हैं इसको, 2n - 1 पाई। तो इसे 2n + 1 क्यों नहीं लिखा बेटा, n को 1 पुट करो, पहला आना चाहिए, आ गया, बहुत बढ़िया। तो फाई का फेज डिफरेंस कब होगा, जब पार्ट डिफरेंस होगा, फॉर्मूले से देख लो, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बच्चों बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि शायद मेरे लिखने से आपको याद हो जाए। ओके, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स में पाई की वैल्यू जब पाई पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बाई 2 उधर जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा डेल्टा एक्स, फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये कहां चला जाएगा, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ओके, तुमको ये याद रहे ना रहे मुझे नहीं पता, पर तुम्हें याद क्या रखना है, y की पोजीशन, y डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा क्या है, पोजीशन ऑफ मिनिमास क्या है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, याद करो, डेल्टा एक्स का दूसरा फॉर्मूला आया था y d बाई एल। तो डेल्टा एक्स जब लैम्डा बाई 2 है तो y की वैल्यू आएगी लैम्डा एल बाई 2d, फिर आएगी 3 लैम्डा एल बाई 2d। इसके बाद लोगों का दिमाग खराब होने लगता है कि सर हमको नहीं समझ में आता, कैसे करें। आप तो लिख देते हो, आपके पास टाइम है, हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो बच्चों मेरे पास भी नहीं था जब मैं एक स्टूडेंट था, मैंने इसको फ्रिंज विड्थ के टर्म में याद कर लिया था, मतलब मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते थे। तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने बोला था भैया 0 पर मैक्सिमा होता है, ये याद कर लिया। हमेशा नहीं, इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, पर हाँ इस केस में 0 पर क्या है, मैक्सिमा। अगला मैक्सिमा कहां होगा, जहां 1 फ्रिंज विड्थ ऊपर जाएंगे। कहां होगा, जहां 1 फ्रिंज विड्थ ऊपर जाएंगे, तो बीटा पर। उसका अगला मैक्सिमा कहां होगा, जहां 2 फ्रिंज विड्थ ऊपर जाएंगे, 2 बीटा पर। बीटा का फॉर्मूला याद कर रखा था मैंने। बीटा का फॉर्मूला कैसे याद कर रखा था कि इस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई एल में अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू में लैम्डा डाल दूं तो y की वैल्यू आती है बीटा लैम्डा एल बाई डी, और वही बीटा की वैल्यू हो जाती है। अगर तुम पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रिंज विड्थ तुम्हें याद करनी। पर हाँ, फ्रिंज विड्थ अगर याद कर ली तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एक मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा, उस पर एक फ्रिंज विड्थ ऊपर जाओगे तो दूसरा सेंट्रल मैक्सिमा, 2 जाओगे तो अगला, एक नीचे आओगे तो भी एक मैक्सिमा मिल जाएगा। अब तुम बोले सर हमको मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो अरे आधा ऊपर जाओगे तो मिनिमा मिल जाएगा। आधा मतलब 0.5 बीटा। तुम कहोगे सर बीटा बाई 2 ऑप्शन में, अरे भाई जो इजी लगे उससे कैलकुलेट करो ना। आधे से ज्यादा कितना, 1.5 ऊपर जाओगे तो अगला मिनिमा मिल जाएगा। एक मिनिमा मिल गया, उससे एक और ऊपर चले गए, अगर 2.5 ऊपर चले जाओगे तो अगला मिनिमा मिल जाएगा। तो अब अगर कोई पूछ ले तुमसे कि 7वां मिनिमा कहां है, वेयर इज द 7th मिनिमा,
तो आई नो कि फॉर्मूले हैं, ये है वो है। मैं तो क्या करता था एज ए स्टूडेंट, 0.5 बीटा पर आधा फ्रिंज विड्थ ऊपर पहला मिनिमा है, अगला होगा 1.5 पे, अगला होगा 2.5 पे, अगला होगा 3.5 पे। और सही बताऊं बच्चा, 7 गिनने में बहुत टाइम नहीं लगता था। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 गिन लिए मैंने अपने हाथ पे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कहां होगा 7th मिनिमा? 6.5 बीटा पर। समझ में आ रही है बात? 6.5 बीटा को और क्या लिख सकते हैं? 6.5 लैम्डा एल बाई डी। भैया इससे ज्यादा तो नहीं पूछ रहा कोई। अब 2 एक्सपेरिमेंट दे दिए, एक का 7वां मिनिमा दूसरे के 4थे मैक्सिमा से कोइंसाइड कर गया, तो भाई क्या दिक्कत है? एक को बीटा 1 लिख लो, दूसरे को बीटा 2 लिख लो, घुमा के फिर से कैलकुलेट कर। आ रही है बात समझ में? ये फ्रिंज विड्थ बहुत काम की चीज। पिछले 2-3 साल में ये फ्रिंज विड्थ के साथ साथ एक और चीज पूछ रहे हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहां से निकाले? भाई अगर आपको किसी आर्क की लेंथ पता है तो उसका एंगल कैसे निकालते हैं पता है आपको? एंगल होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो लेंथ हो गई ये बीटा, ये लेंथ हो गई। और यहां से देखने पर अगर किसी ने पूछा कि ये एंगल बताइए, ये एक फ्रिंज विड्थ का एंगल कितना बन रहा है, तो क्या करोगे? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ कितना है? बीटा अपॉन रेडियस कितना है? ये वाली डिस्टेंस एल। तो बीटा बाई एल यानी हो गया लैम्डा बाई टी। तो इसमें ना कोई गलत मत करके आना। पता चला फ्रिंज विड्थ सीख भी लिए थे और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे गलती कराए, वो बहुत ही सैड हो जाएगी। ओके, सैड स्टोरी नहीं बनेगा। ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ और ये हो गया नॉर्मल फ्रिंज विड्थ। समझ में आ गई? इजी लगा? ठीक है। इतने से कंसेप्ट को लेकर तुम YDSE के क्वेश्चन करो, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गजब एकदम। और कभी कभी कुछ अजब ही कर देते हैं, बोलते हैं पूरे YDSE एपरेटस को उठा के पानी में गिरा दिए, अब क्या होगा? अरे भाई पानी में गिरा दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गई तो क्या होगा पता है? तो बेटा लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब वेव्स में गड़बड़ है। लेकिन अब हम पुरानी बातों को याद नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं फटाफट बता देता हूं कि बच्चों जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट या कोई भी वेव, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, यहां v1 थी यहां v2 हो गई, पर फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज हुई होगी भाई, दोनों तभी तो इक्वेटेड रहेंगे। तो अगर यहां लैम्डा 1 थी तो यहां लैम्डा 2 हो जाएगी। ओके, लाइट के केस में अगर एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होती है c, और जैसे ही किसी मीडियम में गई तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अगर आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता है तो आपको यह भी पता होगा कि जो v है वो c बाई म्यू होता है। वेलोसिटी म्यू टाइम्स कम हो जाती है, तो यहां पर अगर वेवलेंथ लैम्डा थी तो यहां की जो वेवलेंथ आएगी लैम्डा डैश, वो भी म्यू टाइम्स कम हो गया होगा। तो इतना सा कंसेप्ट याद रख लो कि भैया लाइट अगर एयर से किसी और मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी भी म्यू टाइम्स कम हो जाती है, वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स कम हो जाती है। तो अगर वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो गई तो बच्चा पार्टी फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स छोटी हो जाएगी। यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहां पर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये सिमट जाएगा एक छोटे एरिया में, और यहां पूरे लेंथ में अब पहले से ज्यादा फ्रिंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। क्यों? आपने किसी चीज को सिकोड़ दिया तो उतने ही एरिया में अब ज्यादा फ्रिंजेस एडजस्ट हो जाएंगे। तो कभी कभी बोल देते हैं कि पानी में डाल दिया, अब स्क्रीन पे कितने फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो अगर आपने एक फ्रिंज की विड्थ म्यू टाइम्स कम कर दी तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस म्यू टाइम्स ज्यादा एडजस्ट हो जाएंगे उस स्क्रीन। समझ में आ रही बात? अगर आपने एक पीस को छोटा कर दिया तो अब ज्यादा पीसेस उतने ही प्लेट पे आप सजा पाओगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये बात भी समझ में आ गई।
बच्चों YDSE में और बहुत सारे वेरिएशन किए जा सकते हैं। जैसे एक स्लिट के आगे अगर मैं ग्लास लगा दूं तो क्या होगा, ओके। उस केस में उस स्लिट से आने वाली लाइट स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी तो पीछे छूट जाएगी, और पीछे छूट जाएगी तो पीछे छूट गई लाइट तो वो बेचारी फेज में पीछे रह जाएगी। समझ में आ रही बात? तो अगर वो फेज में पीछे रह गई तो अब पाथ डिफरेंस के साथ साथ ग्लास स्लैब की वजह से भी फेज डिफरेंस आएगा। समझ में आती है बात? और उस केस में ये पूरा जो पैटर्न है ये ऊपर या नीचे खिसक जाएगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा जो यहां पर बनता है मिड पॉइंट पे, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ये भी अपनी जगह से ऊपर या नीचे खिसक जाएगा। बच्चों YDSE में सारे मैक्सिमा एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर कभी कोई बोले कि सेंट्रल मैक्सिमा को पहचानना है मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, इस लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लेने की जगह व्हाइट लाइट ले सकते हो। अगर आप व्हाइट लाइट ले लोगे तो पता है क्या होगा, व्हाइट लाइट लेने से हर एक कलर का फ्रिंज पैटर्न बनेगा और उन सब की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देगा। जहां एक का मैक्सिमा वहां दूसरे का मिनिमा, जहां दूसरे का मिनिमा वहां पहले का मैक्सिमा, पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है वो सभी कलर्स की सेम आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो पाथ डिफरेंस था ही नहीं। जब पाथ डिफरेंस था ही नहीं तो फेज डिफरेंस भी सब जगह जीरो होगा, भले ही उसका फॉर्मूला 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है और वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो जहां पर डेल्टा एक्स जीरो होगा सबका सेंट्रल मैक्सिमा सेम जगह बनेगा। तो टू आइडेंटिफाई सेंट्रल मैक्सिमा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कौन सी? जिसमें विबग्योर होता है, सारी वेवलेंथ होती है, इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर व्हाइट लाइट यूज कर लोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा पर ही मैक्सिमा दिखाई देगा और बाकी तो सब एक दूसरे, सारे पैटर्न एक दूसरे के ऊपर छा जाएंगे। एक का मैक्सिमा, दूसरे का मिनिमा, तीसरे का मैक्सिमा, चौथे की आधी। समझ रहे हो या नहीं? सबकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कुछ दिखाई नहीं देगा। सच में कुछ पैटर्न समझ में नहीं आए, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक जगह होगा तो वो अभी भी क्लियर कट दिखाई देगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं नीट में तो स्पेशली। बच्चों अगर किसी एक स्लिट के आगे मैंने एक ग्लास स्लैब रख दी ऑफ विड्थ t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो उधर से आने वाली लाइट थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी तो दूसरी वाली लाइट आगे बढ़ जाएगी। तो अब अगर मैं बोलूं ऐसा पॉइंट ढूंढो स्क्रीन पर जहां पर दोनों तरफ से लाइट एक साथ पहुंचेगी, तो वो पॉइंट ऊपर वाले किसी पोर्शन में आएगा। ये मैंने कैसे बोला बच्चों? अगर जिधर आपने ग्लास स्लैब रखी, एक तरफ की चीज को आपने स्लो कर दिया, तो ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे, सेम फेज में पहुंचेंगे, वो जिधर से आने वाली लाइट स्लो हुई है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। दो ट्रेन्स एक पॉइंट पर एक साथ मिलती है, एक का इंजन थोड़ा सा स्लो कर दिया आज आपने, तो अब कहां मिलेंगी? जिसका इंजन स्लो किया है उसके स्टेशन के पास में मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, पर ध्यान से सोचो तो एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जिस तरफ की लाइट आपने स्लो कर दी, सेंट्रल मैक्सिमा उसके पास में शिफ्ट हो जाएगा। और कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई? इस वाली ग्लास स्लैब की वजह से एक पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ। कितना हुआ भाई? जो लाइट रे ग्लास स्लैब में से निकली, टी थिकनेस, उसको कितना टाइम लगा ग्लास स्लैब में निकलने में? टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। उतनी देर में जो रे एयर में थी उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। कौन सा टाइम? जो ऊपर कैलकुलेट किया। कितनी आई डिस्टेंस? म्यू टी। तो जितनी देर में ग्लास स्लैब के अंदर वाली रे ने टी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बाहर वाले ने म्यू टी कर ली। तो डेल्टा एक्स ड्यू टू ग्लास स्लैब कितना हो गया? म्यू टी माइनस टी, या बोले तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब सेंट्रल मैक्सिमा वहां शिफ्ट हुआ, जितना ग्लास स्लैब ने इसको डिसएडवांटेज दिया है उतना ही हमको इसे एडवांटेज देना पड़ेगा बाय चूजिंग अ पॉइंट ऑन दी सेम साइड। और सेंट्रल मैक्सिमा पर फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। वो तभी होगा जब
पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब और पाथ डिफरेंस ड्यू टू लेंथ ऑफ पाथ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर हो जाए वाई हाइट पर कितना था पाथ डिफरेंस, वाई डी बाई एल के। इससे y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ योर न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से नीट में इतने से बाहर कुछ नहीं आने वाला, और मैंने सोचा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक अगर आपको इतना पोर्शन अभी आता है तो आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस रिवाइज करो और वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आई नो कि और क्वेश्चंस मुझे कराने चाहिए, लेकिन बिलीव मी मेरे कराने से आपको नहीं सॉल्व होंगे। जितनी थ्योरी बताई है एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो और फिर लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस रिवाइज करो। कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, उसी की कोशिश कर रहे हैं। ओके, माय नेम इज अंशुल गुप्ता, आई एम फ्रॉम IIT Roorkee and I teach physics at the Physics Tree Coaching in Janakpuri, Delhi. If you ever need my help, you can call me on this number. I will try to do whatever the best I can do. See you in the next video.